अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ दो सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक और साकिब बशीर टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा मुकदमा चल रहा है। ये मुकदमा महज मखसूस नशस्तों का नहीं मगर इन नशस्तों से जुड़े बल्ले के निशान के मुतल्लिक़ फ़ैसले का भी है, जिसका हवाला देने के बायस आज 13 रुकनी जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों के बीच में भी कुछ तलखी देखने को मिली, कुछ कशीदगी देखने को मिली। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हसनात मलिक साहब, आज तो बड़ा ही एक दिन था और ख़ास तौर पे हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज बड़े ही जज्बाती अंदाज में जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने हवाला दिया 13 जनवरी के बल्ले के निशान के फ़ैसले के हवाले से बात की तो उन्होंने दिफा किया उसका बड़ा। और क्या लग रहा है आज जिस तरीके से मुकदमे की कार्रवाई हुई है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, ये किस तरह मामला जा रहे हैं? जी मतीउल्लाह जान साहब, आज तो बड़ा जजेस में वाज़ेह तकरार नज़र आया और ये जो जजेस थे जैसे मुनीब अख्तर, जैसे अतर मिनल्लाह, जैसे मंसूर अली शाह, ये कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे सवालात नहीं उठा रहे थे। जो काजी फ़ाइज़ साहब का जजमेंट है जनवरी तक, उसकी इंटरप्रिटेशन पे जो इलेक्शन कमीशन ने आर्डर पास किए और पीटीआई को इंडिपेंडेंट जो है वो पीटीआई के जो कैंडिडेट थे उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर किया, उन पे सवालात उठ रहे थे। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब वो समझते हैं कि पहले वो कहते थे कि मेरे आर्डर की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं, अब जिन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत की है उनसे जब सवाल होता है उस पर भी वो गुस्सा कर रहे हैं और अपने जजेस पे यानी उनको जिस तरीके से बातें इंटरेक्टिव वो सुना रहे हैं वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि तनाव ज़्यादा है इस वक्त। लड़ाई ये जो है, ये जो स्टेक है जो मखसूस नशस्तों का, इसकी जो इम्प्लिकेशन जो हम कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो एक उसके कुछ इफेक्टिव हैं, एग्रीव्ड होंगे, कुछ बेनिफिशरी होंगे, तो वो इस बेंच में भी बैठे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये मामला किस तरफ जाता है? आपको दिखाई दे रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह और साथ में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह या जस्टिस आयशा मलिक जो हैं, इनमें कोई मुश्तरका जाविया है या इनके रिमार्क्स में आपको कोई कॉमन चीज़ मिल रही है? देखिए वो उनका तो एक तो ये है ना कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि भाई अगर ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये इनको नहीं मिल सकती थी तो दूसरों में क्यों बांटी? यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिली तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और JUI इनको कैसे बांटी? तो ये जजेस जिनके नाम लिए आप कहते हैं कि शायद दूसरों को इस पे वो बड़े क्लियर सवाल उठा रहे हैं। दूसरा उनका ये है कि जी इलेक्शन कमीशन की गलत इंटरप्रिटेशन से पीटीआई के जो कैंडिडेट थे वो इंडिपेंडेंट हुए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मजबूर होकर चले गए। इस पे वो बात कर रहे हैं, जैसे मुनीब भी वो कर रहे हैं। अब जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ हैं वो बड़े क्लियर हैं, वो कहते हैं कि टैक्स में बड़ा वाज़ेह है, पीटीआई हमारे सामने नहीं है, आइन का जो मतन है, मतन है, मैंने उस चीज़ को देखना है। हालांकि आज उन्होंने कहा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कहाँ लिखा हुआ है कि जी रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा मिलेंगी। तो जब वो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, विल ऑफ द पीपल की बात आती है, तो वो ये कहते हैं ये फिलोसफिकल बातें हैं, मैंने तो सिर्फ टेक्स्ट को फॉलो करना है। और टेक्स्ट में भी वैसे जो बात काजी साहब कह रहे हैं वो तो नहीं है टेक्स्ट में। वही मैं कह रहा हूँ कि ये बात पढ़ते नहीं है, बार बार एक हवाला दे के फिर आगे चल पड़ते। वो ये चीज़ जो है बज़ाहिर यही है कि लोगों को बताया जाए कि मैं पूरा तासुर दिया जाए, तासुर के जी ये तो रीराइट। आज फिर उन्होंने कहा जी रीराइटिंग और फिलासफी, उस पर बज़ाहिर जैसे मंसूर अली शाह ने वो उनको वो चीज़ नागवार गुजरी। उन्होंने कहा जी हम एपिक्स कोर्ट हैं, बीइंग एपिक्स कोर्ट हमने देखना है मुल्क की जमहूरियत, विल ऑफ द पीपल देखना है, राइट टू वोट जो है जो उसको सिक्योर करना है, वो फंडामेंटल राइट है, तो इन चीज़ों को देखना है। ठीक है। साकिब बशीर, आपने भी सुनी ये समाअत, जाहिर बात है ये लाइव हो रही थी और एक अच्छा काम किया है काजी साहब ने भी, ये लाइव समाअत पूरी दुनिया देख पाती है, तो आपने भी देखा। आपके ख्याल में जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि वो बार बार ये हवाला देते हैं कि सीटें खाली नहीं रह सकती, सिर्फ जीती हुई पार्टियां जो हैं, इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियां जो हैं, ये उनको दी जा सकती हैं। तो आपके ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का क्या रुझान है, वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं?
मेरा ये ख्याल है कि उस रुझान में भी मुझे तो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं नजर आती है। उसकी वाज़ेह बात यह है कि पिछले अगर 2-3 समातों पे बात करें तो उन्होंने 2 बातें की। एक, उन्होंने कहा कि ये पीटीआई के साथ जो आज़ाद लोग जीते थे, पीटीआई के थे वो सारे मेंबर, तो उन्होंने पीटीआई ज्वाइन क्यों नहीं की। नंबर 1, वो कहते हैं कि अगर वो ज्वाइन करते तो आज मामला ये ना होता। नंबर 2, वो ये उन्होंने कहा था कि मेरा जो 13 जनवरी का फैसला है, उस फैसले में कहां ये लिखा हुआ था कि किसी आजाद को बल्ले का निशान नहीं देंगे। तो पीटीआई वाले इस तरह करते कि आजाद जो है वो वहां पे मांग लेते इलेक्शन कमीशन से ये जो निशान। अब दोनों सवालों के जो जवाब हैं वहां इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ की हुई है, और उस तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस जो है वो जा नहीं रहे। और वो फैसला है 2 फरवरी का, जिसमें आजाद डिक्लेयर है। और उसके बाद जब इनको कहा गया कि आप पोस्ट इलेक्शन, जब आप जीत चुके तो आपने ज्वाइन करना था, तो वहां पर फैसल सिद्दीकी ने ये कहा कि ये एक ऐसी सिनेरियो बन चुका था कि जहां पर इलेक्शन कमीशन ने सारे हुकूक हमारे सल्ब लिए थे बतौर पॉलिटिकल पार्टी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी आज ये यही बात की। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि 13 जनवरी का जो फैसला है वो उसमें एक तो बल्ले का निशान नहीं देना, लेकिन बाकी राइट्स भी नहीं देनी पीटीआई को, ये कहां लिखा हुआ था जो इलेक्शन कमीशन ने किया। तो फोकस जो बेंच का मुझे लग रहा है कि बेंच उस तरफ जाना चाह रहा है और जाना चाहिए। एपेक्स कोर्ट है, कुछ सिविल कोर्ट नहीं है, कोई ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है कि आर्टिकल 199 में उनके पास बहुत महदूद इख्तियार है, वो इख्तियार को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और उस 13 जनवरी के फैसले, इलेक्शन कमीशन का उस पर तशरी, इन चीजों को देखे बगैर मेरा ये ख्याल है कि आगे नहीं बढ़ सकते और 13 जनवरी के फैसले को अलग भी नहीं कर सकते। मगर काजी फाजीसा तो साकिब बशीर साहब, काजी फाजीसा तो बड़े एकदम फ्लेयर अप हो जाते हैं, बड़े जज्बाती हो जाते हैं जब कोई 13 जनवरी का हल्का से ऐसे इशारा भी कर दे तो उस पर भी वो कहते हैं कि 13 जनवरी की बात क्यों करते हैं। आप बात करें कि पार्टी में इलेक्शन ना होने की वजह से पार्टी को बल्ले का निशान नहीं दिया गया और ये कानून मौजूद है, आप मेरे फैसले की बात क्यों करते हैं। तो ये जो 13 जनवरी का बल्ले का फैसला है, ये फुल कोर्ट जो है आपके नज़दीक उस फैसले के ऊपर अपनी राय दिए बगैर मखसूस नशस्तों का कोई फैसला कर सकती है? नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। हम जितनी डिस्कशन देख रहे हैं, इवन मैंने आपको एग्जांपल दी कि काजी साहब खुद जो है वो ये बात कर चुके हैं इससे कबल, लेकिन मेरे लिए ये हैरानकुन था कि ये क्वेश्चन उन्होंने इलेक्शन कमीशन से क्यों नहीं किया जो बाकी जजेस कर रहे हैं कि आपने क्यों गलत तशरीह की और गलत तशरीह करके आपने 2 फरवरी का फैसला दिया और उसके बाद सवाल नहीं किया जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। ये सवाल नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल ये यही तो मैं कह रहा हूँ, ये हैरान कौन है, ये सवाल भी नहीं किया। फिर नजरसानी भी उनको नहीं पता कि वो जो 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर हुई थी, वो 24 जून को चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये नहीं पता कि नजरसानी दायर हो चुकी है। ये भी काफी हैरान कौन है वैसे। अच्छा, ये नजरसानी वाली बात। हसनात मलिक, आपको क्या लगा जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सिकंदर बशीर जो हैं, उनका नाम भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी सिकंदर हैं और वकील भी सिकंदर हैं, उनकी क्या हिकमत अमली रही है आज? आपको क्या लगा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने तो बज़ाहिर वही बातें की जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा मेरे ख्याल में उनके दलाइल से पहले से ही करते आ रहे थे? वही बात है, और वो बल्कि ज़्यादा जजेस जब सवाल कर रहे थे तो उससे वो गुस्सा कर रहे थे, ऑफेंड हो रहे थे, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा उनको रेस्क्यू कर रहे थे कि आगे चलें आगे चलें, जब बातें सुना के लिख लें, नोट कर लें, आगे चलें। तो बज़ाहिर जो है, हालांकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने खुद कहा कि मेरा फैसले की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन से जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने नहीं पूछा कि आपने क्यों इंटरप्रिटेशन गलत की है, क्या वजह थी कि आपने इनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी कुछ जिम्मेदारियां थी, वो सवालात नहीं किए। तो नहीं, वो सवालात जस्टिस आयशा मलिक ने किए, वो जजेस कर रहे हैं और उनका भी नोट करके आगे चल रहे हैं। बल्कि जस्टिस आयशा मलिक के साथ एक दफा उन्होंने कोई आगे वैसी बात की जिसको जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये कोई तरीका ठीक नहीं है, ये अनफेयर आप बात कर रहे हैं। तो ये क्योंकि वो बड़े जस्टिस देते थे, खास तौर पे जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतमन्ना जब सवाल करते थे तो एडवोकेट सिकंदर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो बड़े ही एक नागवारी का उन पे वो रहता था और बड़ा हंसते थे या फिर ऐसे जस्टिस देते थे या उन्हें नजरअंदाज करते थे और पूरी तरह जवाब भी नहीं देते थे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि जैसे मंसूर जो है आज मैंने देखा वो सर पकड़ के बैठे हुए थे एक मौके पे, देखें वो उनके साथ
बहुत ज्यादती हुई। वो एक सवाल कर रहे थे कि जी ये जो एक्स्ट्रा सीटें हैं रिजर्व, जिनको हम कहते हैं माले गनीमत में दूसरी जमातों को मिली हैं, ये कैसे दी गई, ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ? तो उस पर जो है वो उन्होंने कहा जी कि जो प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टैक्स में तो ऐसी चीज़ नहीं है उस तरह। तो उन्होंने कहा जी एक और प्रिंसिपल है विल ऑफ द पीपल, राइट टू वोट जो है, जो लोगों के राइट जिसने वोट दिया उनको प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, इसको ये उस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा जी कि हम फिलासफी बातों में जा रहे हैं, हम टैक्स से हट के बातें कर रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को सुना दी बात। तो उस पर उन्होंने कहा कि बीइंग एपेक्स कोर्ट हमारा काम है, हमने एक एक चीज़ को देखना है और इसमें हमने री राइटिंग की क्या आप बात कर रहे हैं? आपका आइन को देखने का अपना तरीका, रीडिंग करने का अपना तरीका है, मेरा अपना है, तो इसमें री राइटिंग कैसे आ गई? तो ये मंसूर अली शाह साहब ने जवाब भी दिया। मंसूर अली शाह ने कहा री राइटिंग इसमें कौन सी बात है? तो ये उसके बाद जिस अतर मिनल्लाह पे जब उन्होंने बात की कि जी जब जमहूरियत आती है तो हम छुरियाँ लेके बाहर निकल आ जाते हैं और डिक्टेटर के दौर में कोई मिनिस्टर बन जाता है, कोई अटॉर्नी जनरल बन जाता है। अच्छा। हमने तो वकालत छोड़ दी। और ये मखदूम अली खान साहब जब दलाइल दे रहे थे उस वक्त बात की कि वो मखदूम अली खान साहब को भी उन्होंने कहा कि माजरत के साथ आप भी एक डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि मिनिस्टर रहे हैं। बजाय लगा कि वो अतर मिनल्लाह को उन्होंने क्योंकि अतर मिनल्लाह 98 में जब मुशर्रफ का मार्शल आया तो वो केपी असेंबली में वो थे, सॉरी केपी हुकूमत में, वो हुकूमत में एहतसाब के वज़ीर एहतसाब थे। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और आम सवाल कि आखिर ये फुल कोर्ट बनाने का मकसद क्या था और क्या इसी दिन के लिए फुल कोर्ट बनाई गई जिसमें चीफ जस्टिस का फारिसा या जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बल्ले के निशान के हवाले से अपने फैसले का रियल टाइम में बर वक्त जो है और भरपूर दिफा कर सके? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साकिब बशीर साहब, क्या लगता है फुल कोर्ट जब बनाई गई तो क्या इसी वक्त के लिए, इसी दिन के लिए बनाई गई थी कि 13 जनवरी के फैसले का दिफा करना है? एक तो वो डेफिनेटली फुल कोर्ट किसी मकसद के लिए थी, और मकसद अगर हल होता तो 3 जज बैठ के 5 जज बैठ के फैसला कर देते, तो इसका मतलब ये है कि इसके असरात बहुत गहरे हैं, इसीलिए 13 जजेस और फुल कोर्ट जो है वो बैठी है। एक चीज मेरा ख्याल है जो बेंच को और बेंच के सरबराह जो है उनको भी देखनी चाहिए कि जो जजेस सवालात कर रहे होते हैं उन सवालात के जवाब लेने की बजाय वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, फिर आगे बढ़े और बड़े रेलेवेंट क्वेश्चन थे। आज जो मैंने पैटर्न देखा है उस पैटर्न में जो ईसीपी के वकील थे वो जो सवालात सख्त थे, जो जिन सवालात के जवाब आने चाहिए उन जवाबात को वो पेंडिंग किए जा रहे थे और बाकी सवालात के जवाब जो है वो दे रहे थे जो उनके वर्जन को जो है किसी ना किसी तरह जो है। अच्छा, आपकी बात से साकिब बशीर कहता कलामी माफ, आपकी बात से मुझे लग रहा है कि जैसे ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है किसी सियासतदान की और उसमें 50-60 साफी बैठे हैं और सियासतदान बड़ा मुस्कुरा के ऐसे देखता है कभी ऐसे, और सारे साफी एकदम सवाल कर रहे हैं। वो कहता है अच्छा आप बोलें यार, एक बात करें ना, कोई एक बोले, जवाब किसी का नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सा माहौल था। 13 जजेस बैठे हुए, एक जज का सवाल का जवाब आता नहीं था, दूसरा जज सवाल कर लेता, तीसरा जज सवाल कर लेता। ये बड़ी एक अजीब बात है। और फिर जजेस एक दूसरे के सवालात को काट भी रहे थे, यानी कि एक जज सवाल करता था और चीफ साहब कहते थे आगे चले, आप नोट कर लें, आगे चले आगे चले, इस तरह हो रहा था। ये अजीब सी कोई हो रहा था। और फिर ईसीपी के जो वकील थे उन्होंने एक मौके पर यह भी कहा कि कुछ जजेस का ख्याल ये है, कुछ जजेस का मतलब ये मतलब समझ नहीं आ रही कि एक जज सवाल कर रहा है और वो कह रहे हैं जी कुछ जजेस का सवाल ये है, फिर एक जज सवाल कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि कुछ जजेस की अंडरस्टैंडिंग वही है जो मेरी है, ये अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज़ यूज किया था। मतलब उनको ये भी पता था कि कुछ जजेस क्या सोच रहे हैं। आप उन कुछ जजेस में मालूम नहीं कौन कौन शामिल थे। तो अच्छा, आपको क्या लगता है साकिब बशीर, मेरा जो सवाल है कि क्या ये जो 13 जजेस हैं इनमें से अगर 4 जजेस ने भी, कम से कम 4 जजेस ने भी ये लिख दिया कि बल्ले के निशान वाला फैसला जो था वो गलत था और उसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हुए, तो फिर उन 3 जजेस के फैसले का क्या बनेगा? और अगर उन्होंने अपने ऑर्डर में लिख दिया, ऑब्वियसली वो शायद मेजॉरिटी तो 7 जजों की होगी जो भी फैसला होगा, लेकिन उन 4 जजों की राय का क्या असर होगा? और अगर मेजॉरिटी जजेस ने कह दिया कि बल्ले के निशान का फैसला दुरुस्त नहीं था क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, और काजी साहब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बल्ले के निशान के फैसले का कोई नाम ना ले, यहाँ पे उनको कोई परेशानी है कि फुल कोर्ट बल्ले के निशान के फैसले के ऊपर डिस्कशन करके कोई और मसला ना पैदा कर दे, कोई खतरा है उनको? एक बात तो बड़ी क्लियर है कि
आएगा उसमें बल्ले के निशान के जो फैसला है उसके रेलेवेंसी है, उसका जिक्र किसी ना किसी सतह पे मौजूद होगा। दूसरी बात यह है कि अगर इलेक्शन जो फुल कोर्ट की अगर मेजॉरिटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये नशिस्तें जो है वो सारी देनी है हुकूमत वक्त को, तो फिर मेरा ख्याल है जिस तरह 13 जनवरी के फैसले का दिफा जो है वो किया जा रहा है हर फोरम पे और वो हो नहीं पा रहा, तो इसी तरह शायद जो है वो ऐसी कोई सिचुएशन उस वक्त भी फिर डेवलप होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिफा करती रहेगी कि आप जो है वो हमने किया क्या है। बहरहाल अल्टीमेटली उन्होंने फैसला करना है कि वो किस पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो ये फैसला तो फिर बाद में खुद ही सुप्रीम कोर्ट को ही अब करना है। तो आपके ख्याल में असनाद क्या बल्ले के निशान के फैसले के हवाले से भी इस फुल कोर्ट के अंदर कोई राय पाई जाती हैं, या अपने हतमी जो फैसला आएगा क्या जजेस बल्ले के निशान के फैसले पर भी अपनी राय देंगे? देखिए फिलहाल तो जजेस इतनाब कर रहे हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन, काजी साहब नाराज होते हैं काजी साहब नाराज होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के जरिए इनडायरेक्टली जब उन पर बात करते हैं तो अब वो इलेक्शन कमीशन पे की कंडक्ट पे भी बात हो रही है, तो उसको भी काजी साहब कहते हैं जनवरी 13 के फैसले पे मैंने कह जो दिया है, फिर वो रिव्यू पेंडिंग है। आज उन्होंने ये बात भी, कल उन्हें मालूम हुआ कि रिव्यू भी कोई फाइल है। चीफ साहब को ये पता ही नहीं था कि मेरे ख्याल में पता था, लेकिन वो लगा ये चीजें हर जगह थी। अब रिव्यू, अब मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि या फिर रिव्यू भी लगा दें, रिव्यू पेंडिंग है। अब रिव्यू मेरा ख्याल है कि उसकी क्या अहमियत रह गई है। मेरे ख्याल में तो रिव्यू को क्लब नहीं कर देना चाहिए, क्लब करना चाहिए था बिल्कुल, और वो साथ एग्जामन, लेकिन वो लगता है कि वो उसकी फाइनलिटी वो खुद चाह रहे हैं कि लेकिन क्या ये मामूल की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं अगर किसी एक बेंच ने किए हैं, अगर उन फैसलों से जुड़ा एक और केस आ जाता है तो उस असूल के ऊपर अगर फुल कोर्ट राय दे दे कि किसी पार्टी से बल्ले का निशान नहीं छीना जा सकता बगैर उस फैसले का हवाला दिए, बिल्कुल, तो वो फुल कोर्ट की राय फिर फाइनल हो जाएगी ना, वो ऑटोमेटिकली रिव्यू तो हो जाएगा। बिल्कुल ये बात तो है। अब देखते हैं कि कितना, क्योंकि जब जजेस को भी आप रोकेंगे, पर्सनल अटैक जजेस पे भी होगा, तो फिर जजेस भी लिहाज नहीं करेंगे, वो भी फिर आगे जाएंगे। आज जो है वो एक सवाल हुआ है कि रिगिंग के हवाले से, इलेक्शन रिगिंग के हवाले से एक पिटीशन पेंडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो लग क्यों नहीं रही? तो उस पर जो बातें हुई, ह्यूमन राइट की वायलेशन पे बात हुई, डायरेक्टली वो चीफ जस्टिस को भी फिर आगे से रिस्पॉन्ड किया गया, उनको क्वेश्चन किया गया। तो अब देखते हैं कि जब ये इस तरह की सूरत हाल बनी है, अब एक दिन का वक्फा है, बज़ाहिर ये है कि चीज़ों को कोशिश की जाएगी कि ताकि ठंडा किया जाए, लेकिन हालात जो इस वक्त टेंशन बन रही है, ये अब सिर्फ ये नहीं है वो जो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ये मखसूस नशिस्तें किसको मिलनी है, किस असल है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए वो क्या आ रहा है, उसके बेनिफिशियरी कौन है और कौन से एग्रीव्ड कौन हो, अब उस कंटेक्स्ट में चीज़ों को देखा जाएगा। चलें जी, उस कंटेक्स्ट में देखा जाएगा। ये तो कानूनी महाज के ऊपर जारी जंग है, और इस कानूनी महाज और कानूनी तशरीह की वजह से ही मुल्क में एक सियासी बहरान भी है, और जिसकी वजह यही जो 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए हैं, बगैर बल्ले के निशान के एक बड़ी पार्टी से निशान लिया गया, और उसके बाद फिर जो मखसूस नशिस्तों का उसी बल्ले के निशान के फैसले के बायस जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, उसका भी मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। तो ये फ़ैसला बड़ा अहम है पाकिस्तान की मुस्तकबिल के सियासी माहौल के लिए भी। और इस सेगमेंट के बाद हम बात करेंगे एक ऐसे सियासतदान से जिसने एक और बड़ी सियासी जमात को हाल ही में छोड़ने का ऐलान किया है। बज़ाहिर ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर हुआ है, मगर क्यों हुआ है उनसे बात करेंगे। हमारे मेहमान होंगे साबिक सेनेटर अब्बास आफरीदी। वेलकम बैक। साफ़ी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक सेनेटर और मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा सेनेटर अब्बास आफरीदी ने। साबिक सेनेटर साहब, पार्टी अचानक आपने छोड़ दी है, और पहले तो ये बताएं ना, आपने ख़त में आज ही मुस्ताफ़ी हुए हैं डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल के होने से भी पार्टी के। हाँ। क्यों ये फैसला किया आपने, क्या वजह बनी? ये फैसला मैंने इसलिए किया कि नवाज शरीफ की तकरीर आखिरी आपने सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कौम ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और मैं इस पैगाम को बिल्कुल सही समझता हूँ कि कौम ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। ये तकरीर कौन सी आप बात? जब ये नवाज शरीफ आए, जो तकरीर उन्होंने की कि मेरे साथ कौम ने अच्छा नहीं किया। कौम ने अच्छा नहीं किया? जी हाँ। अच्छा। जब ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आए उसके बाद, और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि नवाज शरीफ ने इस कौम के साथ बहुत अच्छाइयाँ की, ठीक है, बहुत खिदमात किए हैं, लेकिन कौम ने वो सिला नहीं दिया। क्या मतलब? और इसके साथ लाहौर से इलेक्शन जीते में नहीं, उसके साथ पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने भी, कौम ने नहीं, उन्होंने भी उनके साथ वो वफा नहीं की जो करनी चाहिए थी। नहीं तो एक सीट तो जीत गए लाहौर से। इस सीट जीतने की बात नहीं। नवाज शरीफ जब जेल जा रहे थे, मरियम बीबी और लंदन से आ रहे थे और उतर रहे थे, खुद गिरफ्तारी दे रहे थे,
तो उस वक्त जो जुलूस और जो सारे पाकिस्तान से लोग आ रहे थे उनको उन तक जाने नहीं दिया गया शहबाज साहब ने, और इनके जो इंफॉर्मेशन तारट साहब हैं, ये जो आजकल मिनिस्टर हैं, अच्छा जी जी, ये सारे जुलूसों को कह रहे थे कि आपने उधर नहीं जाना, आपने इधर आना है। ये कौन, शहबाज शरीफ कह रहे थे कि नहीं, ये उनका वो क्या नाम है आजकल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, क्या नाम है? अता तारट साहब। तो ये क्या कह रहे थे? ये सब लोगों को जो है मैनेज कर रहे थे कि आपने इधर से आना है, फिर इधर से जाना है। ये आपके सामने ये बात हुई? जी, मैं बिल्कुल गवाही, उसको उनका टेलीफोन रिकॉर्ड निकाल लें। ठीक है, हाँ। तो ये होता रहा। हमें उस दिन से दुख और परेशानी है कि जब सारी कौम के लिए एक आदमी बाहर से आ रहा है और वो इधर गिरफ्तारी भी दे रहे हैं, और पार्टी का वर्कर जो है उधर नहीं पहुंच रहे, आप पहुंचने के लिए नहीं छोड़ रहे हो, तो ये जो है एक जुल्म की इंतहा है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये अता तारड़ ने कहा था या ये शहबाज शरीफ की पॉलिसी? ये अता तारड़ ने कहा था। शहबाज शरीफ का मुझे नहीं पता है कि उनकी क्या सोच, लेकिन शहबाज शरीफ पहुंचे नहीं थे। अच्छा, ये मुझे पता है। ये आपको पता है, ठीक है। अब ये बताएं, इसमें नवाज शरीफ के साथ खड़ा होना चाहिए ना, फिर आप नवाज शरीफ को भी छोड़ दिया आपने गुस्से में। नवाज शरीफ का क्या कसूर? उसका ये वजह है कि मेरी सियासत नवाज शरीफ तक थी। नवाज शरीफ ने जो आज की सियासत है, पार्टी सदर तो बन गए हैं, ठीक है, लेकिन एमएनए भी है, एमएनए भी है, लेकिन बजट इजलास में नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। वो छुट्टी ली ना उन्होंने। हाँ, तो नहीं है, तो इसलिए जो उनके साथ नाइंसाफियाँ हुई, सियासत वो देख रहे हैं, बेटी के साथ मीटिंग्स अटेंड करते हैं, लेकिन इस कौम की जो इश्यूज और जो प्रॉब्लम है वो एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे बैठे बगैर हल नहीं हो सकते, और उसके लिए एक तजर्बाकार आदमी चाहिए, एक समझदार आदमी चाहिए। वो था नवाज शरीफ। अभी उनकी वो सियासत मेरे हिसाब से, हो सकता है मेरे गलत है, मेरे दोस्त हैं और वो दोस्ती हमारी उनकी रहेगी, क्योंकि मैं किसी सियासी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा, ठीक है, हाँ, लेकिन वो उनकी अपनी जाती वो सियासी लाइफ जो स्ट्रगल थी इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, वो मेरे ख्याल सीनियर लीडरशिप ने जो है वो डैमेज की और ख़त्म कर दी। ख़त्म कर दी। ये आप कह रहे हैं नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है? उनकी सीनियर लीडरशिप ने ख़त्म करी। बहुत मुश्किल होगा, खुशकिस्मती, नाम लेना भाई मैं कह रहा हूँ, एक बहुत खुशकिस्मती इस कौम की होगी कि दोबारा नवाज शरीफ रिवाइवल करके इस कौम को इस क्राइसिस से निकाल। अगर वो वापस आ जाते हैं बतौर वज़ीर आज़म, आप फिर ज्वाइन कर लेंगे? नहीं, उसकी कुछ वजूहात है। अच्छा। कि मैं वो सियासत झूठ, मुनाफिकत और चापलूसी का ना बन गया है पाकिस्तान में, उसकी एक वजह बता रहा हूँ। और जो आप कह रहे हैं नवाज शरीफ भी आप बहुत ज्यादा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, नवाज शरीफ नहीं है इनमें, ये इसी तो बता रहा हूँ। आप बहुत ज्यादा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, ऐसे ही जब हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज ये कहे कि ये सियासी बात है, क्या है सियासी बात है, मतलब इस पे कोई केस नहीं बनता, ये सियासी बात है, मतलब सियासत झूठ बोलने का नाम है। एक हाई कोर्ट का सिटिंग चीफ जस्टिस, रिटायर्ड नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज, वो ये कहे कि ये सियासी बात थी, मतलब ये गाली दे कि सियासत झूठ का नाम है, मुनाफिकत का नाम है, चापलूसी का नाम है, तो मुझे बताएं इस मुल्क में सियासत किधर रह गई? सियासत तो खिदमत का नाम है, सवाब का पूरे कौम को की खिदमत है, सब बहुत मुश्किल काम। तो आपने खिदमत करने के लिए कुछ मुख्तलिफ किया? हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ। मुख्तलिफ ये है कि मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद के नाम पे इदारा बनाया हुआ है, एक हॉस्पिटल शुरू किया हुआ है फ्री चलाने के लिए, और मैंने जब सोचा कि ये इतना टाइम मैंने ज़ाया किया तो इसमें तो मैं 4-5 अस्पताल बना लेता और इसको तरक्की दे देता लोगों के लिए। पाकिस्तान में एक दफ़ा ताल्लुकात सेट किए ईरान के साथ, एक दफ़ा अफगानिस्तान के साथ। ये पिछला अदवार में आपको बताऊँ कोयले के बारे में, जब डॉलर नहीं थे पाकिस्तान में ख़त्म हुए, तो मुझे बुलाया गया कि डॉलर की कोल की क्राइसिस है और डॉलर हमारे पास है, तो मेरा कोल का और ये चीज़ों के बिजनेस है, तो मेरा तजर्बा है 25-30 साल, मैंने खुद माइनिंग का काम किया, हाथ पे मजदूरी की है, तो मैंने उनको कहा मैं अफगानिस्तान से कोल ला दूंगा कि ये जो प्लांट वलांट है ये ना बंद हो और क्राइसिस ना आए। हमने किया, 80-90 अरब रुपये भी बचा। फाटा का और ईरान से और अफगानिस्तान से कोल लाए, 70 साल में पहली दफ़ा 150% लोकल कोल की कंजम्पशन बढ़ी, उसमें इन्वेस्टमेंट आई। जो आज बिलावल तकरीर कर रहा था तर कोल की और बाकी इलाके की, ये 150% इंक्रीज हुआ 13 महीनों में, जो साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया से हमने कोल नहीं मंगवाया, खाली ईरान और अफगानिस्तान से। हमारा फाटा और बलूचिस्तान में बेरोजगारी की लहर रुक गई, टेररिज्म की लहर रुक गई,
और कौन सा साल की बात हो रही है? ये अभी की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो शहबाज शरीफ जो आप डॉलर एलसी आप डिफॉल्ट हो रहे थे, शहबाज शरीफ कह रहा था, ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ। और फिर कोला आया सारे बॉर्डर पे, उधर से लोगों को एक रोजगार मिल गया। फिर अचानक किसी बाबू ने, किसी ने भी एक लेटर निकाल दिया साउथ अफ्रीका इंडोनेशिया से डॉलरों पे फिर कोला इंपोर्ट खोल दिया। जिस मुल्क में अपना रॉ मटेरियल हो और आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर टेररिज्म, आप कहते हैं कि पीके बलूचिस्तान में आज ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, आप इस ऑपरेशन के लिए जब रोजगार आता है आप उसको बंद कर दें। नहीं, आप ये बात कर रहे हैं जो SIFC के फैसलों की वजह से हुआ, जो स्मगलिंग रोकी गई है, नहीं, बॉर्डर पे जो कंट्रोल आ गए हैं, ये क्या? नहीं, ये उससे पहले की बात कर रहे हैं, ISFC से पहले की बात कर रहे हैं। और आपने ये कोयले का प्रोग्राम, एक लेटर निकला और खत्म कर दिया, और आपने साउथ अफ्रीका इंडोनेशिया से इजाजत। ISFC सही प्रोग्राम है, लेकिन आया इसमें बाबू को ये कंट्रोल कर सकते हैं? आपका तो बहुत हेवी तजर्बा है कि 17-18 ग्रेड का बाबू जो है 50 लाख या 1 करोड़ माफिया से लेता है। ये जो बिजनेस कम्युनिटी का माफिया है, जो इसने कार्टेलाइजेशन बनाए हुए हैं सारे, जो इस मुल्क को सब कुछ उनके हाथ में होता है। मैं आपको इतना कह दूंगा कि पूरा पाकिस्तान उनके हाथ में है, कार्टेलाइजेशन के हाथ में। उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो एक बाबू को देते हैं, और गवर्नमेंट को जब पता चलता है 1.5 साल गुजर चुके। तो अभी क्या हुआ? ये जो अभी आपने प्लान दिया, तो अब उस प्लान के ऊपर कोई काम नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। अच्छा। क्योंकि बाबू साहब जो है ना, आपको मैं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, नवाज शरीफ अपनी माइंड अप्लाई करते थे, वो लोगों को सुनते थे खामोशी से, फिर अच्छा बुरा फैसला ये वो सारी डिसीजन लेते थे। शहबाज शरीफ साहब ने जो है 7-8 बाबूज रखे हुए। अच्छा। वो उन्हीं को जो वो कहते हैं वो उसी पे चल रहे होते सारा। अच्छा। उसमें आज सीमा है, 4-5 और हैं, 6 ये फवाद साहब हैं, ये 7-8 आदमी है 9। अच्छा। खुद ये कोई भी फैसला नहीं करते, क्या गलत है क्या ठीक है। बाबू ने जो दे दिया, ठीक है, 15 ग्रेड अफसर से लेके 22 ग्रेड बाबू, वो जो है इस पाकिस्तान को चलाने के इस वक्त इसकी क्या मिसाल है? हाँ, इसमें की मिसाल ये है कि आपको मैंने पहले कोल का बताया, आपको पता है 80 अरब रुपए भी बचे, आपको पता है रोजगार भी आया, आपको पता है इंपोर्ट बिल का भी फर्क आया, और अचानक बंद हो गया, किसी को भी पता नहीं है, और इंपोर्ट स्टार्ट हो गई कोल साउथ अफ्रीका इंडोनेशिया। ये क्या, ये बाबू ने किसी ने फैसला किया होगा? ठीक है, अब मेरी हो सकता है वो कोल की क्वालिटी में फर्क हो, किस्म। हाँ, ये अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने, यही बात आज बिलावल ने की असेंबली में। ये मैंने इस कागज में भी लिखा हुआ कि जी ये लोग कहते हैं इसमें सल्फर ज्यादा है, इसकी क्वालिटी खराब है, बाबू साहब कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये कहते हैं इंपोर्ट का कोल आए। दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी कोल अफगानिस्तान और ईरान का है, साउथ अफ्रीका इंडोनेशिया से भी हाई क्वालिटी। वो कोला हमारे कोले के साथ मिक्स होके 14 महीने चला है। चले अब थोड़ा सा कोयला सियासत की बात कर लें। सियासत की बात, आपको पता है सियासत और कोयले के कारोबार में तो मुंह काला होता है। बहरहाल अब ये बताएं कि आपने तो 2015 से 2009 से 2015 तक आप पीपल्स पार्टी में रहे, फिर नून लीग में भी आप नहीं, मैं पीपल्स पार्टी में नहीं, मैं फाटा का पार्लिमानी लीडर थे उस दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में और नून लीग के दौर में कॉमर्स मिनिस्टर भी आप रहे, नून लीग के दौर में भी आप रहे। तो ये तारीख के हवाले से आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म हो गई है, तो ये नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म होने का आगाज़ जो है ये कौन से साल से हुआ? पहले तो नवाज शरीफ साहब बड़ी कंप्रोमाइज़ करते रहे, पहले तो वो 2014 के धरने के बाद अभी जो है उन्होंने काफ़ी लचक दिखाई और बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपना अख्तियार उसी टाइम से आस्ते आस्ते डैमेज शुरू हुआ, उसी वक्त से, और डैमेज होता रहा पाकिस्तान की अखलाकियात, इकोनॉमी। कौन जिम्मेदार थे? सियासत। हाँ, कौन जिम्मेदार? नून लीग में कुछ सीनियर लीडरशिप। अच्छा, और इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था? अच्छा, मैं एस्टेब्लिशमेंट में आपको एक बात कहूँ, मुझे आप बताएं कि ये जो पूरी पार्लियामेंट, आपका बहुत हैवी तजर्बा है इसमें, ये जो पॉलिटिशियन है, हर आदमी के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होगा। इसी तरह फौज के बारे, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी पता है। दोनों का आप जब मुनाजरा करेंगे, ठीक है, अच्छे और बुरे का, तो दोनों के कितने नंबर होंगे आप बताएं ना। हाँ, मैं कहूँगा फौज में ब्रिगेडियर लेवल तक हर एक चीज़ ठीक होती है, मेरे मिसाल थोड़ी बहुत कर्नल ब्रिगेडियर का, फिर जब जनरल लेवल पे आता है तो फिर इश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल पॉलिटिक्स में सियासतदान बहुत कम रह गए जो हक और सच
और झूठ ना बोलें, मुनाफिकत ना करें और चापलूसी ना करें। और मेरे ख्याल इनका रेशो जो है अगर उनका देखा जाए, वो क्या हो क्या रहा था उस वक्त, नवाज शरीफ साहब जो थे वो बतौर वज़ीर आज़म मौसर नहीं थे? नहीं, मुयस्सर इस तरह नहीं थे कि मैं आपको क्लीन बात करूं। नवाज शरीफ एक परफॉर्मेंस देता, एक डिलीवरी देते। बात को मेरे समझ, जिन लोगों ने, आपने मेरी बात को कैच नहीं किया कि जिन लोगों ने ये इश्यूज बनाए वो पार्टी के सीनियर लीडरशिप थे। कौन थे? मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा वाकया हुआ था कि मैं उस वक्त नवाज शरीफ के साथ फेडरल मिनिस्टर टेक्सटाइल था। ठीक है। मैं नून लीग में नहीं था। ठीक है। ये आपको एक वाजे कर, मैंने जब ये क्राइसिस देखे कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की जो है क्लैश बनने जा रहा है, तो मैंने टाइम लिया मियाँ साहब से कि मैं आपके साथ अकेले में मिलना चाहता हूँ। मैं वहाँ अकेले में मिलने गया और जब मैंने मुलाकात की तो मैंने मियाँ साहब को कहा कि आप आर्मी चीफ के साथ अकेले 5 मिनट के लिए मुलाकात कर लें। 2014 की बात है, 15 की? ये उस टाइम की बात है जब इमरान खान धरने पे नहीं बैठे थे। अभी उससे पहले, 2014 से पहले? ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो बाहर स्ट्रेस नज़र आ रही है, जो बातें नज़र आ रही हैं, आप ऐसा करें कि एक मुलाकात करें कि ये डिफ्यूज़ हो जाए। ठीक है। और अगर ये डिफ्यूज़ नहीं होगी तो मुल्क का भी बड़ा नुकसान होगा, आपका भी होगा और ये मुल्क बहुत पीछे चला जाए। और ये मुलाकातें बंद हो गई थी, मुलाकातें हो ही नहीं रही थी। मियाँ साहब और मियाँ नवाज शरीफ और आर्मी चीफ राहिल शरीफ माबैन मुलाकात नहीं हो रही। अच्छा। क्योंकि दरमियान में जो है ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ये लोग ऑल इज वेल का रिपोर्ट नवाज शरीफ को तो आपने जब उन्हें कहा मुलाकात करें तो क्या हुआ? हाँ, जब मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा अगर आप 5 मिनट का मुलाकात करेंगे तो सारे क्राइसिस भी ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुल्क में डिलीवर करने का और हर एक चीज़ का ये जो गलतफहमी लोग बना रहे ख़त्म। तो इसमें ख्वाजा आसिफ पता नहीं दूर से सुन रहे थे, बात हम कर रहे थे, एकदम दूर से जल्दी जल्दी आ गए। कहते तुम्हें पता नहीं है कि इनका सर मांग रहे हैं, वो जो है इस्टेब्लिशमेंट वाले सर मांग रहे हैं। और ये मैं कहा ये गलतफहमियाँ ना बढ़ाओ। हमारे पठानों में एक मिसाल है कि पहाड़ जितना भी बड़ा हो जाए उसके ऊपर रास्ता निकलता है। मैं छोटा इंसान हूँ, बड़ी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मियाँ साहब मेरी इस बात को सुन लें वरना मैं आपको एक बात कहता हूँ। कहता है क्या? कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है इस्टेब्लिशमेंट ऐसे आदमी पे काम कर रही है जो आदमी के मुंह पे जिब नहीं है। अच्छा। और ये एक एटमी कुव्वत है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ इंडिया है। तो वो ऐसे आदमी पे काम कर रही जिसके मुंह पे जिब नहीं है। ये 2014 के धरने से पहले की बात। हाँ, मैं कहा वो उसके मुंह पे जिब नहीं है और मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, प्लीज आप 5 मिनट। और मैं कहा वरना, अच्छा मैंने एक और बात की, मैं कहा ये मुल्क भी तबाह हो जाएगा और वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इदारे को भी तबाह कर देगा। देखिए बाद में बहुत से वाक़यात हुए, क्विकली ये बता दें कि अभी इस वक्त 2024 में इलेक्शन हुए हैं, इसमें तो बगैर जिप वाला जो बंदा है काफ़ी लोग उनके मुंतखब हो गए हैं। तो ये इलेक्शन में जो कुछ हुआ, बल्ले का निशान छीना गया, ये ठीक हुआ उनके साथ? ये इलेक्शन सही हुए? ऐसा है, ये इलेक्शन भी जो है गलत हुए हैं। इसलिए हुए हैं, इसमें भी मोहरा नवाज शरीफ ही था। अच्छा जी हाँ, मोहरा जी, कि नवाज शरीफ जो है 2/3 मेजॉरिटी के साथ एज अ वजीर आजम ना आए। अच्छा। क्योंकि जो जिसके मुंह पे जिब नहीं था उसने इस इदारे को इतना ख़राब कर दिया था। और नवाज शरीफ जो है परफॉर्मेंस देने वाला आदमी है। ठीक है ना? तो इसलिए आप जो बातें कर रहे हैं तो उसके लिए इसका एक मैं बहुत अच्छा मिसाल देता हूँ कि आपकी जुडिशरी दुनिया में कितने नंबर पे? 126, 129। अच्छा, और पॉलिटिक्स सियासी कितने नंबर पे? इसका तो आप कुछ नहीं कह सकते। वैसे 140, 35, 48 इसी पे। हमारी फौज 7-8 पे। चले ठीक है। नहीं, और ISI पहले नंबर पे। अच्छा, ठीक है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि कौन किसकी क्या ड्यूटी है और कौन इस मुल्क में क्या करता है और क्या कर सकता है। चलें, बहुत शुक्रिया, लेकिन लगता है कि आप PTI में नहीं जाने वाले, किसी भी पार्टी में। चलें, ठीक, बहुत शुक्रिया। आपने सुना सेनेटर अब्बास आफरीदी को, एक और सियासतदान, एक और सियासी जमात को अलविदा कहेंगे। एंड शायद नई पार्टी जो बन रही है, शायद खकान वाली सियासत से ही ताल्लुक होगा नवाज शरीफ के, बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के। साहबी प्रोग्राम से इतने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।